हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 12 केमिस्ट्री की जर्नी। उसके एक बहुत अच्छे चैप्टर से सॉल्यूशंस। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि चैप्टर नंबर 1 इस बार सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से। आइए पहले एक बार रूबरू हो लेते हैं इस सॉल्यूशंस इसका अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशंस? A homogeneous mixture of two or more substances is called solution. Homogeneous का मतलब क्या होता है? होमो एक सा, जिसकी एक सी बनावट रहे, कॉम्पोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक। मान लीजिए हमने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, तो उसकी पहली बूंद से आखिरी बूंद तक उसकी सारी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन शुड रिमेन सेम। दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इस चैप्टर में हम सॉल्यूशंस की सारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन के बारे में, उसकी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, किस किस तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेपर प्रेशर्स के बारे में एंड सो ऑन। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन को समझते हुए। स्टूडेंट्स, अगर डे टू डे लाइफ में देखें तो हम लोगों को प्योर सब्सटेंसेस बहुत कम टकराते हैं। प्योर सब्सटेंसेस से हमारा क्या मतलब है? या तो वो एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स हो। रेयरली इट हैपेंस दैट वी डील विद प्योर एलिमेंट्स और प्योर कंपाउंड्स। तो हम अक्सर किससे डील करते हैं? हम लोग डील करते हैं मिक्सचर्स से। जो हमारे सिलेबस में है, वी विल बी डीलिंग विद ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ? जिनमें केवल 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? The component which has got higher concentration. Solute क्या होता है? The component which has got lower concentration. इस यानी कि अगर मैंने मान लीजिए अल्कोहल लिया और वाटर लिया, मैंने 100 ml अल्कोहल में 20 ml वाटर डाला, तो alcohol, because its concentration is low, will become a solute, and water, because its concentration is high, it will become a solvent. इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। अगर हमने 100 ml अल्कोहल लिया और उसमें 20 ml वाटर डाला, तो अल्कोहल यहाँ पे सॉल्वेंट बन जाएगा और वाटर यहाँ पे सॉल्यूट बन जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसका एक और बहुत बेहतरीन तरीका है जानने का। सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिटरमाइन हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने पानी लिया जो कि लिक्विड है। मैंने मान लीजिए 200 ml पानी लिया और उसमें मैंने 2 चम्मच शुगर घोल दी। शुगर जो कि सॉलिड है, अब मैंने इनको डिसॉल्व कर लिया और शुगर पूरी तरीके से डिसॉल्व होगी। तो ये जो शुगर सिरप बना, वो क्या है? लिक्विड है या सॉलिड है? वो लिक्विड है। तो लिक्विड किसकी स्टेट थी? पानी की स्टेट थी। तो पानी की स्टेट ने डिटरमाइन करी सॉल्यूशन की स्टेट। इन अदर वर्ड्स वी कैन से द कंपोनेंट व्हिच डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज द सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट्स, अब हमें ये तो समझ आ गया कि कॉन्सेंट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? सॉल्यूशन की। अब कॉन्सेंट्रेशन को हम 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। या तो हम इसको क्वालिटेटिवली डिफाइन कर सकते हैं या फिर हम इसे क्वांटिटेटिवली डिफाइन कर सकते हैं। अब क्वालिटेटिवली का क्या मतलब हुआ? मैं कह दूं कि ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो मैंने क्वालिटेटिव कह दिया। मतलब मैं कह रहा हूं अल्कोहल का सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसका मतलब अल्कोहल उसमें कम मात्रा में है, राइट। मैं कह दूं अल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, अल्कोहल की मात्रा ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। लेकिन यह हमें बहुत अच्छा आइडिया नहीं दे रहा है। अगर मुझे उस पर कोई एक्सपेरिमेंट करना है, उस सॉल्यूशन को किसी यूज में लाना है, कैन आई फाइंड आउट कि मैं इसको बिल्कुल मेरे यूसेज के लिए ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। तो क्वालिटेटिव जो एनालिसिस है इसका या क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन है, दैट गिव्स यू एन आइडिया, बट दैट डजंट गिव यू अ फेयर आइडिया टू ब्रिंग इट इनटू यूज। तो हम इसको क्वांटिटेटिवली डिफाइन करते हैं। और क्वांटिटेटिवली कॉन्सेंट्रेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, ये आप लोग सुन करके हैरान होंगे कि इसका एक मेथड नहीं है, इसके अनेक मेथड्स है। आइए एक एक करके इनको देखते हैं। अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल लेवल पे सबसे कॉमन तरीका जो सॉल्यूशन डिफाइन करने का है वो है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मतलब वेट बाय वेट,
जहां पे हम सॉल्यूट के वेट को कंपेयर करते हैं सॉल्यूशन के वेट से एंड वी देन एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए 10 ग्राम मेरे पास ग्लूकोज है, ठीक है, 10 ग्राम ग्लूकोज है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मास चाहिए देखिए हमें, राइट, हमें सॉल्वेंट का नहीं, सॉल्यूशन का मास चाहिए। तो इन दोनों के मास को हम कंपेयर कर दें तो 10/100 और इसको क्या करें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ गया 10%। सो वी विल से वी हैव गॉट 10% वेट बाय वेट, ऐसे डिफाइन करते हैं इसको, W/W, ठीक है, वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो क्या इसका फॉर्मूला क्या हुआ, मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। सबसे सिंपल है ये, ठीक है। यूजुअली हम कहाँ यूज करते हैं, हम इसको इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। दूसरा हमारा तरीका क्या है कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर हमारे पास सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें लिक्विड विद लिक्विड कंबाइन है, मतलब सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी लिक्विड है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे लिक्विड बाय विद लिक्विड। तो इसको हम वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम में एक्सप्रेस करते हैं, एंड व्हिच इज अंडरस्टूड आल्सो कि भाई वो वॉल्यूम में एक्सप्रेस करना लिक्विड को बहुत आसान है। तो इसमें क्या करते हैं हम, मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने 100 ml अल्कोहल C2H5OH, अल्कोहल मतलब हमने इथाइल अल्कोहल ले लिया, 100 ml अल्कोहल हमने मिक्स किया से 900 ml ऑफ वाटर में। तो मेरे को अगर इसकी एक्सप्रेस करनी हो तो मैं कैसे करूंगा इसकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, दैट विल बी इक्वल टू 100/1000। देखिए हम लोग सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं लेंगे, हम सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का वॉल्यूम लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सो एज अ परसेंटेज वी रिप्रेजेंटेड। तो ये देखिए कितना आ गया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया 10%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पे दो लिक्विड के सॉल्यूशन है देन व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिवाइड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट विद द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये देखिए मैंने इसका फॉर्मूला बता दिया है, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा मेथड जो है वो है अगर हमारे पास एक सॉलिड को डिसॉल्व किया हमने लिक्विड में, यानी कि सॉल्यूट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड, तो हम कैसे करते हैं वेट बाय वॉल्यूम में करते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। फार्मेसी वगैरह में अक्सर जहां फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वगैरह की बात हो वहां पे हम इस मेजर को ज्यादातर यूज करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 10 ग्राम सॉल्यूट हमने 100 ml में किया, तो हमने 10/100 इंटू 100 कर देना, परसेंटेज में ही एक्सप्रेस करेंगे हम इसको भी। तो उसे क्या लिखेंगे हम 10% सॉल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। बार बार मैं ये बात ध्यान दिला रहा हूं कि हर जगह हम मास या वॉल्यूम सॉल्यूशन का ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों मेथड्स आपने देखे हैं, तीनों यूनिट्स, ये बहुत ही कन्वीनियंट हैं, बहुत ही इजी हैं। स्टूडेंट्स अब केमिस्ट्री को पढ़ते हुए हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस भी आती हैं जहां पे सॉल्यूट बहुत ही माइनर क्वांटिटी में होता है, वी से इट इज प्रेजेंट इन ट्रेसेस, ठीक है। जब हमारे को इतना छोटी कंसंट्रेशन का सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बतानी हो तो हम क्या करते हैं, हम उसे पार्ट्स पर मिलियन में डिफाइन करते हैं, ppm कहते हैं हम इसे शॉर्ट फॉर्म में, पार्ट्स पर मिलियन। इसे कैसे हमें एक्सप्रेस करना है, किसी भी सैंपल में मान लो 2 कंपोनेंट्स हैं या 3 कंपोनेंट्स हैं x, y और z, ठीक है, और उनका एक क्या नंबर प्रेजेंट है x और टोटल नंबर है x प्लस y प्लस z। तो मैं क्या करूंगा x का कंपोनेंट अपॉन x प्लस y प्लस z करूंगा और उसे 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 मिलियन कितना होता है 10⁶। देखिए पहले 3 मेथड्स में हम उसे परसेंटेज में कर रहे थे क्योंकि द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट वाज सफिशिएंट इनफ, लेकिन अब क्योंकि ट्रेसेस में है तो हम पर मिलियन निकाल रहे हैं। तो हमारे को क्या फॉर्मूला बनता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन 10⁶, ठीक है। अब जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूं कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने का, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। और वो मेथड क्या है, वो मेथड है मोल फ्रैक्शन।
आपको याद होगा 9th में हमने पढ़ा था मोल्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने इसे आगे भी पढ़ते रहे और इसे रिवाइज करते रहे। तो मोल तो हमें पता है, वही एवोगाड्रोस नंबर से जो निकला था, राइट। अब मान लीजिए हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें कंपोनेंट्स हैं A और B, और Na is the number of moles of A and Nb is the number of moles of B। तो अगर मुझे A का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, Na को रखूंगा न्यूमरेटर में एंड आई विल ऐड द सम ऑफ Na एंड Nb इन द डिनोमिनेटर, राइट। मैं क्या करूंगा, Na को मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A को ऊपर रखूंगा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A और B, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने एक सॉल्यूशन में है उससे उसे डिवाइड कर दूंगा। फ्रैक्शन का तो मतलब ही यही होता है। और मान लीजिए ये बाइनरी सॉल्यूशन ना हुआ तो क्या होगा, तब हम ऐसे कह देंगे, मान लीजिए बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, मैं 5 कंपोनेंट्स मान लेता हूं, तो हम क्या करेंगे, Na ओवर Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd प्लस Ne ऐसे कर देंगे, Ne तक, ठीक है ना। तो ये हमारे को क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन। अभी जैसे जैसे हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट और समझ आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव ऑल्सो एज वेल एज योर स्टडी ऑफ केमिस्ट्री टू। तो स्टूडेंट्स आप समझते हैं इस मोल फ्रैक्शन को एक न्यूमेरिकल के माध्यम से। सी द न्यूमेरिकल सेज कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है। लेट अस सपोज वी हैव 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो C2H6 का पहले हमें मोलर मास पता चलना चाहिए ताकि हम नंबर ऑफ मोल्स पता कर पाएं। ऐसे ही वाटर का मोलर मास पता चलना चाहिए ताकि हम वाटर का नंबर ऑफ मोल्स पता कर पाएं। तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना होगा, 2 into 1 plus 16 into 1, right? That makes it 18 ग्राम पर मोल। ऐसे ही हम मोलर मास निकाल लेते हैं किसका, C2H6O2 का। सो दिस मेक्स इट हाउ मच, 24 plus 6 30, 30 plus 32 is 62 ग्राम पर मोल, राइट। ओके, अब हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, अब मास ऑफ C2H6O2 इन सॉल्यूशन वो कितना होगा बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल मास, दैट इज 20 ग्राम, ठीक है। 20 ग्राम मास है किसका, C2H6O2 का, ग्लाइकोल का। अब ग्लाइकोल के 62 ग्राम में कितने, 1 मोल होता है, तो 20 ग्राम में कितना मोल होगा, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, कितने मोल्स होंगे, 20/62। जब ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.322। इसी तरह हम वाटर का निकाल लेते हैं, ये ग्लाइकोल का निकाला और वाटर का निकालते हैं। वाटर के 18 ग्राम में होते हैं 1 मोल, राइट। तो 80 ग्राम में कितने होंगे, 80 ग्राम में होंगे 4.444, ठीक है। ये आ गया हमारे पास Nb, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, एंड ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। यूजुअली हम सॉल्वेंट को A मानते हैं, सॉल्यूट को हम B मानते हैं, ठीक है। चलिए, तो मोल फ्रैक्शन का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, जीटा B इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb, यही है ना फॉर्मूला। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, वो कितने हमारे पास 0.322, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4.44। अब ये जब हम कैलकुलेट करेंगे ये क्या आएगा, 0.068। तो ये क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन किसका, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ग्लाइकोल का। अब हम वाटर का भी निकाल लेते हैं।
zeta A will be equal to what? Na upon Na plus Nb. Na हमारे पास कितना है? 4.444 upon 0.322 plus 4.444 और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा ये आ गया 0.932। एक बात ध्यान रखनी है, देखिए ये फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है और ये बाइनरी सॉल्यूशन है, दो ही कंपोनेंट है, तो जीटा ए प्लस जीटा बी हमेशा क्या होना चाहिए? 1। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका मोल फ्रैक्शन अगर हम ऐड कर दें तो जो रिजल्टेंट आएगा वो 1 आएगा। ये आपका चेक हो जाता है कि आपने मोल फ्रैक्शन सही निकाला क्या निकाला। आइए हम भी चेक कर लेते हैं। 0.068 plus 0.932 and we find that this is equal to 1. Hence our answer is verified. स्टूडेंट्स, अभी हमने समझा मोल फ्रैक्शन, किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फ्रैक्शन समझा। अब हम एक और तरीका समझेंगे कॉन्सेंट्रेशन को बताने का, जहां पे हम नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मोलैरिटी। तो क्या हुआ मोलैरिटी? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के, उसे क्या कहते हैं? मोलैरिटी। ठीक है, बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट, ये इसका फॉर्मूला है। आइए हम इसको एक न्यूमेरिकल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। सो हियर इज द न्यूमेरिकल ऑफ मोलैरिटी। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 450 ml। पहला स्टेप क्या होगा? देखिए फॉर्मूला में ये वाला यूज करना है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो वॉल्यूम हमारे को लीटर्स में चाहिए, किस में दिया हुआ है? ml में दिया हुआ है। इसे कन्वर्ट कर लीजिए 0.45 लीटर्स। ओके, मोलैरिटी निकालने के लिए हमें मोलर मास चाहिए, किसका? सोडियम का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, आइए फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। सोडियम का एक एटम 23 इसका AMU, इस ऑक्सीजन का एक एटम 16 मास AMU मास इसका, हाइड्रोजन का भी एक एटम, और ये टोटल आ गया 14 ग्राम पर मोल। नाउ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट? ये दिया हुआ है हमारे को 5 ग्राम। ठीक है, तो 40 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। तो 5 ग्राम कितना होगा? 5 ग्राम हमारे को नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ना इसके, तो 5/40 विच इज इक्वल टू 1/8, और इसको हम जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, आ जाएगा 0.125 व्हाट मोल्स। अब हमारे को मोलैरिटी निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गया 0.125 और ये आ गया हमारा 0.45 जो वॉल्यूम था। ठीक है, लीटर्स में लेना है, मैंने आपको बता ही चुका हूँ। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.278। ये आ गई हमारी मोलैरिटी, और मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, है ना सिंपल। आइए 7वां तरीका सीखते हैं कॉन्सेंट्रेशन निकालने का। आप कहेंगे सर एक कॉन्सेंट्रेशन और आप नंबर ऑफ मेथड सिखाए चले जा रहे हैं। जी हाँ, ये आखिरी है, तो आप आराम की सांस ले सकते हैं। मोलैरिटी, अभी हमने मोलैरिटी पढ़ा। मोलैरिटी में क्या कहा हमने? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन जब हम वॉल्यूम के हिसाब से निकालते हैं, कंपैरिजन में निकालते हैं, तो हम मास के कंपैरिजन में भी निकालने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए ना, वो ये है। दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द, नहीं, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, बस ये डिफरेंस है। यहाँ पे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस बात को कि यहाँ पे सॉल्यूशन का मास नहीं लेना है हमारे को, यहाँ पे हमारे को सॉल्वेंट का मास लेना है बच्चों। ठीक है, सो आई एम रिपीटिंग इट, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। राइट, आइए इसका भी एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं मोलैरिटी। ये सब सुनने की आदत नहीं है ना, विद्यार्थी, छात्र, राइट। ओके, सो स्टूडेंट्स,
कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड पढ़ा है ना हम लोगों ने, बहुत बार होता है और 10 से बढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, अब हमारे को चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स। हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH ये निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिए होगा, पहले इसका मोलर मास, तो मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास कैसे होगा भाई, 2 एटम्स कार्बन के 2 इंटू 12, ऑक्सीजन के भी 2 एटम 2 इंटू 16, हाइड्रोजन के 4 एटम 4 इंटू 1, कितना आ गया 24 प्लस 32 प्लस 4 इज इक्वल टू 60 क्या ग्राम पर मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, NB कह देते हैं, सॉल्यूट है भाई, तो 2.5 अपॉन 60 कितना आ जाएगा ये 0.0417 मोल्स। ठीक है, अब हमारे को निकालना है क्या, मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालने के लिए मोलैलिटी हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स 0.0417 अपॉन मास ऑफ किसका, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट क्या है उसका, बेंजीन, लेकिन मास किस में चाहिए, केजी में। ठीक है, 75 ग्राम दिया हुआ है, तो ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा 0.0417 इंटू 1000 अपॉन 75, इसको सॉल्व करेंगे और आ जाएगा 0.556 यूनिट। क्या सोचिए, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट मास यानी कि केजी, मोल पर केजी, राइट। अब हमने कंसंट्रेशन तो अच्छे से समझ लिया, अब एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, सॉल्युबिलिटी। हाँ, आपने इसके बारे में पहले भी सुना है, अब इसको डिटेल में समझेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कितना सॉल्यूट हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर एंड एट अ गिवन प्रेशर। मान लीजिए मैंने 100 ग्राम पानी लिया, उसमें मैं कितना शुगर या सॉल्ट डिसॉल्व कर सकता हूँ, राइट, उसे उसकी सॉल्युबिलिटी कहेंगे, जहां पे हमें टेम्परेचर भी फिक्स रखना है और प्रेशर भी फिक्स रखना है, इसे कहते हैं हम सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी, और टेम्परेचर पे और प्रेशर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, इसको हम और डिटेल में अभी समझेंगे। देखिए ये प्रोसेस होता कैसे, सॉल्यूट गोज एंड ऑक्यूपाइज द स्पेसेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ऑफ सॉल्वेंट, यही कोशिश करता है वो। अब इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं, राइट। अब एक लेवल तक तो वो डिसॉल्व करता रहता है, मतलब हमने नमक डालना शुरू किया पानी में, स्टर किया और वो उसके अंदर डिसॉल्व हो गया, हमने थोड़ा और डाला, स्टर किया और वो फिर डिसॉल्व हो गया। दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। ये प्रोसेस एक लेवल तक तो होता रहता है, लेकिन जैसे ही सैचुरेशन आता है, यानी कि जब वो और एक्सेप्ट करना बंद कर देता है, तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है या एक्स्ट्रा सॉल्यूट है वो ऊपर आकर के फ्लोट करने लगता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ये सारे वर्ड्स आपने सुने हुए हैं किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन क्या हुआ, डिसोल्यूशन का उल्टा, जहां सॉल्यूशन से निकल करके ऊपर आ रहा है सॉल्यूट, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ये डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन होता क्यों है, बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर मूवमेंट। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होती है, वो मूव करते रहते हैं, तो जब वो मूव करते हैं और वो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के बीच में से एस्केप करते हैं, तो ऊपर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, इसे ही हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। ये ना डायनामिक प्रोसेस है। मान लीजिए ये सतह है उस सॉल्यूशन की और यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होने की होते रहेंगे, जैसे जैसे इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती रहेगी, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी, जिस जिस मॉलिक्यूल की वो ऊपर आकर के डिपॉजिट होता रहेगा। ठीक है, तो ये जब अमाउंट ऑफ डिसोल्यूशन एंड अमाउंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब इक्वल हो जाते हैं, तो उस स्टेट को क्या कहते हैं, उस स्टेट को कहते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि जितना डिसोल्यूशन हो रहा है उतना ही क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमें क्या समझ आया कि जो सॉल्यूट है उसका जब सॉल्वेंट के साथ
एक क्या बन जाता है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन जाता है। ऐसी स्टेज को हम कहते हैं सैचुरेशन, और ऐसे ही सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम अपने डिस्कशन को समराइज कर लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड in a specific amount of solvent at a specified temperature. It depends upon the nature of solute and solvent. सॉल्यूट पे भी डिपेंड करते हैं, के नेचर पे भी डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के भी। यहां पे मैं आपको बता दूं कि पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व होने देंगे और नॉन पोलर को होने देंगे, ठीक है। तो लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, क्या कहते हैं, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। दूसरी चीज, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसके अलावा टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन एक बात हम ध्यान रखें कि प्रेशर पे ये गैसेस और लिक्विड के केस में तो करते हैं, लेकिन जब सॉलिड को हम डिसॉल्व कर रहे हों सॉल्वेंट, किसी लिक्विड सॉल्वेंट में, तो प्रेशर का कोई इंपैक्ट नहीं होता। स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। सेकंड लेक्चर को लेकर के बहुत जल्दी आपके पास आऊँगा, जिसमें हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ने को बाकी हैं, हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल दी बेस्ट। और अगर आपने अभी भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को इस चैनल के बारे में बताइए। आपके सुझाव का, आपकी रिक्वायरमेंट्स का, सजेशंस का मुझे इंतज़ार रहेगा। ऑल द बेस्ट।